हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुरेंद्र मैथ फॉर पांडिचेरी के यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है ये एग्जाम पूर की जो हिंदी की बुक है इसका जो सलूशन करेंगे। दोस्तों ये सामान्य हिंदी ये जो है कंप्लीट जो है हम लोग जो टॉपिक करेंगे, जिसमें जो है यूपीएसआई कांस्टेबल और लेखपाल, जेल वार्डन और एसएससी जीडी और प्लस जो है बैंक आदि एग्जामों के लिए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। दोस्तों ये भी आप इतना सोच लिए, जितने भी एग्जामों में हिंदी पूछी जाती है सभी के लिए ये बेस्ट बुक होने वाली है। तो यदि आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि जितने भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो आप तक जो है नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप जो है उनको देख पाओ। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा इंडेक्स में हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप इंडेक्स में देख ही रहे होंगे कि पहला जो मतलब हम लोग चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं ये हिंदी भाषा का विकास एवं देवनागरी लिपि के बारे में देखेंगे, जो कि 1 से लेकर 19 पेज तक का है। तो ये बड़ा टॉपिक है। उसके बाद जो है वर्णमाला, वर्तनी, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, शब्द भेद, दसम, इस तरह से सभी जो है जितने भी टॉपिक आपको दिख रही हैं सभी को हम लोग जो है वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो बहुत टाइम हो गया, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हिंदी भाषा का जो है विकास। हिंदी भाषा का विकास एवं जो है देवनागरी लिपि पहला अध्याय है, जिसमें हम लोग हेडिंग पढ़ने वाले हैं भाषा की परिभाषा के बारे में। तो भाषा की जो परिभाषा है यह है, पहला पॉइंट है, सामान्यतः मनुष्य द्वारा व्यक्त की गई सार्थक वाणी को भाषा कहते हैं। भाषा शब्द संस्कृत के भाष्य धातु से बना है, जिसका जो है अर्थ वाणी को व्यक्त करना है। भाषा के माध्यम से मनुष्य के भावों, विचारों और भावनाओं को व्यक्त किया जाता है। विभिन्न भाषा वैज्ञानिकों द्वारा दी गई परिभाषाओं से भाषा के स्वरूप को समझा जा सकता है। अगला दोस्तों पॉइंट है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार अगर बात करें तो भाषा क्या है, तो भाषा जो है मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और गति का जो है आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना के अनुसार जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको जो है समिष्ट रूप से भाषा कहते हैं। और अगला है डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री के अनुसार अगर हम लोग देखेंगे तो भाषा मनुष्यों की उस जो है चेष्टा या व्यापार को कहते हैं जिससे मनुष्य अपने जो है उच्चारणोपयोगी शरीर अवयवों से उच्चारण किए गए वर्णनात्मक या व्यक्त शब्दों द्वारा अपने जो है विचारों को प्रकट करते हैं। उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं, जैसे कि भाषा में ध्वनि संकेतों का परंपरागत और रूढ़ प्रयोग होता है। अगला है, भाषा के सार्थक ध्वनि संकेतों से मन की बातों या विचारों का आदान प्रदान होता है। भाषा के ध्वनि संकेत किसी जो है समाज या वर्ग के कार्यों के संचालन या विचार विनिमय में सहायक होते हैं। हर वर्ग या समाज के व्यक्ति सॉरी हर वर्ग या समाज के ध्वनि संकेत भिन्न भिन्न होते हैं। भाषा की विशेषताएं को देखेंगे हम लोग अब। तो भाषा की महत्वपूर्ण विशेषताएं इस प्रकार हैं, जैसे कि भाषा प्रतीकात्मक होती है, भाषा ध्वनिमय होती है, भाषा का संबंध मनुष्य से होता है, भाषा परिवर्तनशील होती है। अगला है, भाषा की जो क्षेत्रीय सीमा होती है। भाषा सरल और उच्चतर दिशा में निरंतर गतिशील रहती है। समाज के सांस्कृतिक विकास एवं पतन से भाषा सीधे तौर पर जुड़ी होती है। अगली हेडिंग है, भाषा की प्रकृति। भाषा के जो है अपने गुण या स्वभाव को भाषा या की जो है प्रकृति कहते हैं। भाषा नदी के जल के समान सदा प्रवाहित रहती है। जिस प्रकार से नदी धरातल के अनुसार अपने स्वरूप को ग्रहण करती है, ठीक उसी प्रकार से जो है भाषा भी देश काल एवं सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप अपने स्वरूप का विकास करती है। भाषा के विविध रूप को देखेंगे अब हम लोग। तो प्रत्येक देश में भाषा के जो है मुख्यतः 3 रूप मिलते हैं। पहला है बोलियां, दूसरा है परिनिष्ठित भाषा, तीसरा है राष्ट्रभाषा। तो इसमें जो पहली हेडिंग है बोलियां,
बोलियां के बारे में देखेंगे तो भाषा के जिन रूपों का जो प्रयोग साधारण लोग अपने समूह या घरों में करते हैं उसे बोली कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? बोली। किसी भी देश में बोलियों की संख्या अनेक होती है। वर्तमान समय में देश में बोलियों की संख्या लगभग 650 है, जो देश के विभिन्न क्षेत्रों में बोली जाती है, जैसे मगही, मैथिली, भोजपुरी, ब्रज, खड़ी बोली, अवधी, मेवाती, मारवाड़ी आदि। दूसरा है परिनिष्ठित भाषा। तो परिनिष्ठित भाषा क्या है? तो भाषा के विकास के क्रम में परिनिष्ठित भाषा बोली का जो है विकसित रूप है। किसी बोली को जब व्याकरण से परिष्कृत किया जाता है तब वह परिनिष्ठित भाषा बन जाती है। खड़ी बोली हिंदी का भी बोली थी, आज परिनिष्ठित भाषा बन गई है, जिसका उपयोग भारत में सभी स्थानों पर होता है। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा की बात करें तो भाषा के विकास के क्रम में राष्ट्रभाषा परिनिष्ठित भाषा का विकसित रूप है। अगला है दोस्तों यहाँ पे किसी भी देश की जो है परिनिष्ठित भाषा जब व्यापक रूप से बहुसंख्यक जनता द्वारा व्यवहार में ग्रहण कर ली जाती है तब आगे चलकर राजनीतिक और सामाजिक शक्ति के आधार पर राष्ट्रभाषा का स्थान प्राप्त कर लेती है। ऐसी भाषा सभी सीमाओं को जो है लांघ कर अधिक व्यापक और जो है विस्तृत क्षेत्र में विचार विनिमय का जो है माध्यम बनकर सारे देश की जो है भावनात्मक एकता में सहायक सिद्ध होती हैं। प्रत्येक देश की जो है अपनी जो है राष्ट्रभाषा होती है। राष्ट्रभाषा होती है भारत की जो है हिंदी, जापान की जापानी, जर्मनी की जर्मन, इंग्लैंड की अंग्रेजी आदि। अगला है हिंदी भाषा का जो उद्भव एवं विकास के बारे में अब हम लोग देखेंगे। तो विश्व की जो है लगभग 3000 भाषाओं को 13 भाषा परिवारों में वर्गीकृत किया गया है। भाषा परिवार के आधार पर हिंदी बहुरूपीय भारत जो है यूरोपीय परिवार की भाषा है। बहुरूपीय परिवार की जो भाषाएं भारत एवं यूरोप तथा उसके समीपवर्ती क्षेत्र में फैली होने के कारण जो है बहुरूपी कहलाती हैं। भारत में 4 भाषा परिवार हैं। कौन कौन सी हैं इनको देख लेते हैं। तो बहुरूपीय है, द्रविड़ है और आस्ट्रिक है व चीनी जो है तिब्बती मिलते हैं। भारत में बोलने वालों के प्रतिशत के आधार पर बहुरूपी परिवार जो है सबसे जो है बड़ा भाषा परिवार है। एक तरफ भाषा परिवार है, एक तरफ भारत में जो बोलने वालों का जो प्रतिशत है। तो बहुरूपीय ये जो है 73% बोलते हैं, द्रविड़ 25% बोलते हैं और आस्टिक 1.3% जो है बोलते हैं। और अगर बात करें तो यहाँ पे चीनी तिब्बती 0.7% बोलते हैं। हिंदी बहुरूपी के जो है भारत ईरानी शाखा के भारतीय आर्य उपशाखा की जो एक भाषा है। भारतीय आर्य भाषाओं के 3500 वर्ष के इतिहास को 3 कालों में विभक्त किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे आर्य भाषा है और एक तरफ जो है प्रयुक्त अवधि है और एक तरफ जो है उदाहरण है। तो इनको देख लेते हैं। तो पहली जो आर्य भाषा है प्राचीन आर्य भाषा, इसकी जो अवधि है 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। उदाहरण की बात करें तो वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत ये दोनों हैं। मध्यकालीन आर्य भाषा की बात करें तो इसकी जो अवधि है 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व 1000 ईस्वी तक इसकी अवधि है। और उदाहरण की बात करें तो कौन कौन सी है? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश ये तीनों भाषाएं हैं। आधुनिक आर्य भाषा इसका जो टाइम पीरियड है 1000 ईस्वी से आज तक। हिंदी और हिंदीतर भाषाएं जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, पहली है पंजाबी, फिर गुजराती, मराठी, कोंकणी, असमिया, उड़िया, बांग्ला, ये सभी जो है हिंदीतर भाषाएं आती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हम लोग जो है इन भाषाओं के जो एग्जाम्पल भी देखेंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे। पहली है प्राचीन आर्य भाषा। इसकी बात करें तो एक वैदिक है, एक तरफ नाम है, एक तरफ जो प्रयोग अवधि है, एक तरफ उदाहरण है। तो वैदिक की बात करें तो ये अवधि कितनी है? 1500 ईस्वी पूर्व इसकी प्रयोग की अवधि है। उदाहरण की बात करें तो वैदिक संहिताएं। अगला है संस्कृत, 800 ईस्वी पूर्व तक
ये हो जाएगा ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। लौकिक में 800 ईस्वी पूर्व जो है ये हो जाएगा रामायण, महाभारत, उदाहरण में लिखे गए हैं ये सभी, ठीक है, लौकिक। और अगला संस्कृत में 500 ईस्वी पूर्व तक अष्टाध्यायी, ये पाणिनि के द्वारा लिखी गई वर्तिका कात्यायन हो जाएगा। अगला है दोस्तों मध्यकालीन आर्य भाषा। मध्यकालीन आर्य भाषा की बात करें तो पहली है पहली प्राकृत पाली। इसका जो अवधि रही 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक। उदाहरण के लिए जैसे महात्मा बुद्ध से संबंधित साहित्य जातक हो जाएगा, धम्मपद, बुद्ध घोष की अष्टकथा, महावंश अशोक के जो है शिलालेखों की जो है भाषा, ये सभी कौन सी भाषा है? पाली भाषा, पहली प्राकृत। उसके बाद दूसरी प्राकृत की बात करें तो 1 मई, दूसरी जो प्राकृत दोस्तों है ये 1 मई, 1 ईस्वी से, 1 मई नहीं 1 ईस्वी से ये जो है भगवान महावीर के उपदेशों की भाषाएं हैं। प्राकृत 501 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, ठीक है। तीसरी प्राकृत भाषा ये 500 ईस्वी से जो है 900 ईस्वी तक, तीसरी प्राकृत अपभ्रंश, ठीक है। अवहट्ट की बात करें तो 900 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक आर्य भाषा के बारे में, यानी हिंदी के बारे में पढ़ेंगे। तो प्राचीन हिंदी की बात करें तो 1000 ईस्वी इसकी अवधि है, और 400 ईस्वी तक, 1000 ईस्वी से 400 ईस्वी तक जो इसकी अवधि है। 400 नहीं है दोस्तों, 1400 है, सॉरी मिस्टेक हो रहा है। मध्यकालीन हिंदी है 1400 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक की भाषा को मध्यकालीन हिंदी कहते हैं। आधुनिक हिंदी की बात करें तो 1850 से अब तक की जो है हिंदी है आधुनिक हिंदी के अंतर्गत आती है। आधुनिक आर्य भाषा हिंदी का जो विकास प्राचीन आर्य भाषा संस्कृत से हुआ है। संस्कृत पाली प्राकृत भाषा से होती हुई अपभ्रंश तक पहुंचती है, फिर अवहट्ट से गुजरती हुई प्राचीन प्रारंभिक हिंदी का जो रूप ले लेती है। सामान्यतः हिंदी भाषा के इतिहास का जो आरंभ अपभ्रंश से माना जाता है। हिंदी भाषा का जो विकास क्रम के बारे में देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले बहुरूपी भाषा, फिर भारतीय रानी, प्राचीन आर्य भाषा संस्कृत, उसके बाद मध्यकालीन आर्य भाषा पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट्ट, फिर प्राचीन हिंदी, प्रारंभिक हिंदी। ये जो है सही विकास का क्रम है। अपभ्रंश भाषा की बात करें तो भारतीय भाषा के इतिहास में 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक के जो है काल को अपभ्रंश काल कहते हैं। अपभ्रंश में जो साहित्य का जो आरंभ 8वीं सदी से हुआ, जो 13वीं सदी तक जारी रहा। अगला है अपभ्रंश के अनेक नाम प्रचलित हैं, जैसे देसी, देश भाषा, अवहंस, अवहट्ट, अवहट्ट और ग्रामीण भाषा आदि। अवहट्ट है या अवहट्ट है। अपभ्रंश का अर्थ है बिगड़ा हुआ, गिरा हुआ, भ्रष्ट। अपभ्रंश मध्यकालीन प्राकृत और आधुनिक आर्य भाषा के बीच जो है कड़ी के रूप में है। अपभ्रंश के विभिन्न भेदों से विभिन्न आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का जन्म हुआ है, जो इस प्रकार है। अपभ्रंश के जो है भेद आधुनिक भारतीय भाषाएं में पहले देखेंगे तो सौरसेनी अपभ्रंश है, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली इसके अंतर्गत आता है सौरसेनी अपभ्रंश के। और उसके बाद पैशाची अपभ्रंश, ये लहंदा पंजाबी आ जाएगा। और ब्राह्मण अपभ्रंश में सिंधी, और खस अपभ्रंश में पहाड़ी, कुमायूनी, गढ़वाली, महाराष्ट्री। अपभ्रंश में हो जाएगा दोस्तों मराठी। अर्धमागधी अपभ्रंश में पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी हो जाएगा। मागधी अपभ्रंश में बिहारी, बंगाली, उड़िया, असमिया, संस्कृत, पाली तथा प्राकृत संयोगात्मक भाषाएं थी, किंतु अपभ्रंश भाषा विकास क्रम में वियोगात्मक हो गई। अपभ्रंश भाषा के प्रमुख रचनाकार देखेंगे तो यहाँ पे पहला है स्वयंभू। स्वयंभू की बात करें तो ये अपभ्रंश का जो है वाल्मीकि कहते हैं इनको। ये रचना किसकी करी है तो पाउमचरित की, पाउमचरी सॉरी। धनपाल ये जो है भविष्यत कहा।
अगला अपभ्रंश का जो पहला प्रबंध काव्य पुष्पदंत ये महापुराण जसहर चर्यु। अगला है सरहप्पा और उसके बाद है कड़हप्पा। अवहट्ट भाषा के बारे में देखेंगे तो इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला जो है यहाँ पे है अवहट्ट भाषा का विकास काल 900 ईस्वी से 1100 यानी 1100 ईस्वी तक माना जाता है। अवहट्ट भाषा का विकास 900 से 1100। किंतु साहित्य में अवहट्ट का जो प्रयोग है 14वीं शताब्दी तक देखने को मिलता है। अवहट्ट अवभ्रष्ट शब्द का विकृत रूप है। इसे जो अपभ्रंश का जो है अपभ्रंश या परिवर्ती अपभ्रंश कहा जाता है। अवहट्ट अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की जो संक्रांतिकालीन भाषा है। अवहट्ट भाषा के प्रमुख रचनाकार और उनकी जो रचनाएं, पहला है अब्दुल रहमान की है संदेश रासक हो जाएगा। अगला दोस्तों है दामोदर पंडित। दामोदर पंडित की बात करें तो ये उक्त व्यक्ति प्रकरण हो जाएगा। ज्योतिरीश्वर ठाकुर ये वर्ण रत्नाकर, विद्यापति, कीर्तिलता और राड कवि ये जो है राहुल वेल हो जाएगा। प्राचीन या पुरानी हिंदी, प्रारंभिक हिंदी या फिर आदिकालीन हिंदी, इसका जो टाइम पीरियड रहा है 1100 से 1400 ईस्वी तक रहा है। आधुनिक आर्य भाषाओं में हिंदी का जो स्थान सर्वोपरि और विशिष्ट है। अगला देखेंगे तो हिंदी, प्राचीन हिंदी का जो अभिप्राय है अपभ्रंश अवहट्ट की बाद की भाषा। आदिकाल हिंदी भाषा का जो शैशव काल है, आदिकाल वह काल था जब अपभ्रंश अवहट्ट का जो प्रभाव हिंदी भाषा का जो मौजूद था और हिंदी की जो बोलियों का जो पूर्ण रूप विकसित नहीं हो सका था। प्रमुख रचनाकार और उनकी रचनाएं, पहला है सुधीर अग्रवाल, ये प्रद्युम्न चरित 1354 ईस्वी, मुल्ला दाऊद चंदायन यह है लोर कहा 1370 ईस्वी हो जाएगा। अवधि की जो पहली रचना। सरहप्पा की बात करें तो दोहा कोश गीत हो। और अगला हो जाएगा गोरखनाथ ये शबदी पद आत्मा बोध। अमीर खुसरो तो जो है तुगलक नामा आशिक, जयदेव रति मंजरी, नामदेव मुखबानी, रामानंद गीता भाष्य, आनंद भाष्य। अगला है दोस्त यहाँ पे मध्यकालीन हिंदी। इसका जो टाइम पीरियड है 1400 से 1850 ईस्वी तक रहा है। और इस काल में जो है हिंदी भाषा अधिक जो है विकसित हो गई, उसका जो है स्वरूप पूर्व की तुलना में अधिक स्पष्ट हो गया। इस युग में जो है हिंदी की अवधि ब्रज और जो है खड़ी बोली में अधिक रचनाएं लिखी गई। इसी जो है युग में खड़ी बोली ने दक्षिण भारत में जो है प्रवेश किया और जो है वहाँ शासकों का जो संरक्षण पाकर काफ़ी जो है समृद्ध हुई। यही जो है खड़ी बोली दक्षिण भारत में दक्षिणी हिंदी के रूप में प्रसिद्ध हुई। अगला है प्रमुख रचनाकार और उनकी रचनाएं देखेंगे तो ब्रज भाषा के बारे में पढ़ेंगे। ब्रज भाषा को भक्तिकालीन कवियों ने जो काफ़ी जो है समृद्ध किया और जो है चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया। सूरदास सूरसागर की बात और नंददास गदाधर भट्ट, हित हरिवंश, रसखान, मीराबाई आदि जो भक्तकालीन कवि हैं। केशव दास चिंतामणि, मतिराम, सेनापति, देव पद्माकर, बिहारी, रसनिधि, घनानंद, आलम ठाकुर बुढ़ा, द्विजदेव आदि जो है रीतकालीन कवि हैं। अगला है अवधि। अवधि की बात करें तो अवधि को साहित्यिक भाषा के रूप में सूफी और भक्त कवियों ने प्रतिष्ठित किया है। अवधि को विकसित करने और समृद्ध बनाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान जयसी और तुलसीदास का है। रचनाकार और उनकी रचनाएं को देखेंगे अब हम लोग। कुतुबन ये मृगवती है, जैसे कि है पद्मावत, इम्पोर्टेंट है सभी याद रखना। अगला है मंझन। मंझन की जो है ये हो जाएगा मधुमालती, कासिम शाह की ये हो जाएगा हंस जवाहिर, उस्मान की चित्रावली, तुलसीदास को हो जाएगा रामचरित मानस।
खड़ी बोली और मिश्रित भाषा को अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो मध्यकाल में खड़ी बोली दक्षिण भारत भी जो है पहुंची और खड़ी बोली के दो रूप उभर कर सामने आए, एक उत्तरी हिंदी और दूसरी जो है दक्षिणी हिंदी। प्रमुख रचनाकार और रचनाएं यहाँ भी देखेंगे। तो जो पहले जो रचनाकार हैं कबीर, इनकी जो रचना है बीजक है, इम्पोर्टेंट है ये बहुत ही, साखी शब्द रामायणी। नानक की बात करें तो जपजी सोहिला। मल्लुक दास की जो रचना है ज्ञान बोध, दस रत्न। रहीम की जो रचना है मदनाष्टक है, इम्पोर्टेंट है। कविगंग की जो रचना है चंद छंद वर्णन की महिमा, कविगंग की है। और अगला है आलम के सुदामा चरित। जटमल की हो जाए गोरा बादल की कथा, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको भी। आधुनिक कालीन हिंदी की बात करें तो आधुनिक काल में ब्रजभाषा और अवधि का जो साहित्यिक भाषा के रूप में महत्व कम होता गया और खड़ी बोली की साहित्यिक भाषा के रूप में स्वीकार्यता बढ़ती गई। 19वीं सदी के मध्य तक जो है ब्रिटिश शासन के जो है विस्तार के साथ ही जो है खड़ी बोली का प्रभाव बढ़ने लगा, क्योंकि नवीन राजनीतिक परिस्थितियों ने खड़ी बोली के विकास का अनुकूल जो है अवसर प्रदान किया। 19वीं सदी में जो है भाषाई द्वैत, काव्य पद्य की जो भाषा ब्रज और गद्य की भाषा खड़ी बोली की स्थिति बनी रही। लेकिन 20वीं सदी के जो है आते आते भाषाई द्वैत की स्थिति जो है समाप्त हो गई और खड़ी बोली गद्य और पद्य की जो है सर्व स्वीकृत भाषा बन गई। हिंदी भाषा के रूप में खड़ी बोली का जो क्रमिक विकास की बात करें तो पहला पॉइंट है, खड़ी बोली को हिंदी भाषा के रूप में विकसित और प्रतिष्ठित होने के लिए अनेक चरणों से गुजरना पड़ा, जिसका विवरण इस प्रकार आप यहाँ पे देख सकते हो। भारतेंदु पूर्व युग। भारतेंदु पूर्व युग में जो खड़ी बोल हिंदी जो है अपने वास्तविक और स्पष्ट स्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकी थी। इस युग में चार प्रमुख रचनाकारों ने अपने अपने स्तर पर जो है खड़ी बोली के विकास में योगदान दिया। पोर्ट विलियम कॉलेज से जो है असंबद्ध, यहाँ पे देखोगे तो प्रमुख रचनाकार एक तरफ हैं और एक तरफ जो है रचना है, एक तरफ जो है भाषाई स्वरूप है। तो पहला है यहाँ पे सदासुख लाल, ये जो रचनाकार है इनकी जो रचना कौन सी है, सुख सागर है। भाषाई स्वरूप में संस्कृत मिश्रित खड़ी बोली है। इंसाल्लाह खां, ये जो रचना है इनकी रानी केतकी की कहानी और उदयभान चरित्र। और ये जो भाषाई रूप इनका क्या है, उर्दूपन ब्रज अवधि मुक्त व्यवहारिक खड़ी बोली हो जाएगा। अगला है पोर्ट विलियम कॉलेज से संबद्ध है। पोर्ट विलियम जो कॉलेज से संबद्ध की बात करें तो यहाँ पे अगला है लल्लूलाल प्रेम सागर रचना है और खड़ी बोली। सदल मिश्र जो है नासिकेतोपाख्यान चंद्रावत दोनों हैं और ये इसमें जो है भाषा में व्यवहारोपयोगी खड़ी बोली। इस युग में खड़ी बोली हिंदी के जो स्वरूप को लेकर भी दो तरह की जो है विचारधारा प्रचलित होती। इसमें जो है एक विचारधारा जो है उर्दूपन युक्त हिंदी का जो है समर्थन करती थी, जबकि दूसरी विचारधारा संस्कृतनिष्ठ हिंदी का जो समर्थन करती थी। राजा शिव प्रसाद जो सितारे हिंद ने उर्दूपन युक्त खड़ी बोली का जो समर्थन किया, जबकि राजा लक्ष्मण सिंह ने संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का जो समर्थन किया। भारतेंदु युग की बात करें तो 1850 से 1900 ईस्वी तक भारतेंदु युग के जो सबसे प्रमुख जो है व्यक्तित्व स्वयं जो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे और उन्हीं के जो व्यक्तित्व के आधार पर इस युग का जो नाम भारतेंदु युग पड़ा। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने स्वयं रचना करने के साथ साथ अपने समर्थक लेखकों का जो मंडल भी तैयार कर लिया, जो भारतेंदु मंडल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भारतेंदु मंडल में भारतेंदु हरिश्चंद्र के अलावा बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमधन, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास आदि हैं। भारतेंदु युग में भाषाई द्वैत की स्थिति बनी रही, अर्थात पद्य के लिए ब्रज भाषा और गद्य के लिए खड़ी बोली का जो प्रयोग होता रहा। ब्रजभाषा होता रहा
भाषाई जो है द्वैत की जो समाप्ति द्विवेदी युग में जाकर हुई। द्विवेदी युग की बात करें तो 1900 से 1918 ईस्वी तक रहा युग। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के विराट व्यक्तित्व के आधार पर इस युग का जो नाम द्विवेदी युग पड़ा। इसमें जो पॉइंट है, भाषाई द्वैत की जो समाप्ति द्विवेदी युग की महत्वपूर्ण उपलब्धि रही, अर्थात जो द्विवेदी युग में आकर खड़ी बोली गद्य और पद्य दोनों की जो है सर्वस्वीकृत भाषा बन गई। इस युग में खड़ी बोली हिंदी की जो एकमात्र और सर्व स्वीकृत भाषा बन गई। इस युग के जो लेखकों ने हिंदी में विद्यमान व्याकरणिक अशुद्धियों को जो है दूर किया। इस युग के जो प्रमुख रचनाकारों में जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, पद्म सिंह, माधव सिंह, पूर्ण सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी आदि हैं। छायावाद युग की बात करें तो 1918 से 1936 छायावाद युग का जो खड़ी बोली हिंदी के साहित्यिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। इस युग के रचनाकारों की बात करें जयशंकर प्रसाद है, सुमित्रानंद पंत है, सूर्यकांत पटेल निराला है, महादेव वर्मा ने जो है खड़ी बोली हिंदी के जो है विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अगला है, इस युग के रचनाकारों ने जो है खड़ी बोली हिंदी में अभिव्यंजना की विविधता, बिंबों की जो है लक्षणिकता, जो है रसात्मक जो है लालित्य आदि भाषाई गुणों का जो समावेश किया। छायावाद युग पद्य और जो है गद्य दोनों क्षेत्रों में साहित्यिक खड़ी बोली विकास का चरमोत्कर्ष रहा है। उपन्यास व कहानी में प्रेमचंद, नाटक में जयशंकर प्रसाद, आलोचना में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जिन विशेष शैलियों का जो समावेश किया उनका जो है अनुसरण परिवर्ती रचनाकारों द्वारा भी किया गया। गद्य साहित्य की जो विभिन्न विधाओं के जो इतिहास में जो है काल का जो निर्धारण प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद और रामचंद्र शुक्ल के जो है नामों के आधार पर किया गया है। जैसे उपन्यास व कहानी के जो है इतिहास को प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग, प्रेमचंदोत्तर युग, नाटक के जो है इतिहास को प्रसाद पूर्व युग, प्रसाद युग, प्रसादोत्तर युग, आलोचना के इतिहास को शुक्ल पूर्व युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग हो जाएगा। अगला है यहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम के जो है दौरान हिंदी का जो राष्ट्रभाषा की रूप में विकास। तो राष्ट्रभाषा की जो है कसौटियाँ देखेंगे। पहली हेडिंग, उस भाषा का जो प्रयोग क्षेत्र विस्तृत और देशव्यापी हो, अर्थात वह सारे देश की जो संपर्क भाषा होती है। दूसरा है वह भाषा देश के समस्त लोगों अथवा अधिकांश लोगों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। वह भाषा देश की जो सामाजिक सांस्कृतिक मान्यताओं परंपराओं को सुदृढ़ करने में सक्षम हो, अर्थात वह देश के लोगों के जो जीवन यहाँ पे लोगों के बीच भावनात्मक एकता का जो माध्यम बन सके। चौथा है उस भाषा का स्वरूप लचीला, व्याकरण सरल, एक जो है लिपि हो ताकि देश के जो है अन्य भाषी लोगों द्वारा जो है सरलता से सीखी जा सके तथा आवश्यकता अनुसार उसमें परिवर्तन किया जा सके। वह भाषा देश के जो सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक आंदोलनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उपयुक्त अधिकांश कसौटियों पर हिंदी जो है खरी उतरती है। अतः हिंदी को जो राष्ट्रभाषा मानने में जो तकनीकी और व्यवहारिक समस्या नहीं है। हिंदी के राष्ट्रभाषा के रूप में विकसित होने में कई जो है व्यक्तियों और संस्थाओं का जो योगदान रहा है, जिनका जो संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। आप यहाँ पे देख सकते हो। पहला है ब्रिटिश शासन का योगदान। ब्रिटिश शासन की बात करें तो ब्रिटिश शासन जो स्थापित होने के साथ उन्हें जो प्रशासनिक व राजनीतिक जो है सुविधा के लिए एक ऐसी जो भाषा का आवश्यकता थी जो पूरे देश में संपर्क भाषा का जो है काम कर सके। हिंदी अपने आरंभ से ही उत्तर भारत की जो है एक नई, बल्कि दक्षिण भारत के आचार्यों रामानुज की तथा जो अहिंदी
भाषा राज्यों के जो भक्त संत कवियों जैसे असम के जो शंकरदेव, महाराष्ट्र के ज्ञानेश्वर व नामदेव, गुजरात के जो है नरसिंह मेहता, बंगाल के चैतन्य आदि के जो है धार्मिक और साहित्यिक प्रचार का माध्यम रही थी। ने अंग्रेजों ने अपनी जो प्रशासनिक व राजनीतिक सुविधा के लिए फारसी व अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी को जो अपनाया और प्रोत्साहन दिया। फोर्ट विलियम कॉलेज में अधिकारियों को हिंदी सिखाने के लिए हिंदुस्तानी विभाग खोला गया। जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी को आम जो बोलचाल की महाभाषा कहा। विलियम केरी ने लिखा, हिंदी किसी एक प्रदेश की भाषा नहीं बल्कि देश की जो है सर्वत्र बोली जाने वाली भाषा है। अगला है धर्म सुधारों या समाज सुधारकों का योगदान। विभिन्न धर्म या समाज सुधारकों ने हिंदी के जो महत्व को समझा और उसके जो प्रयोग की जो हिमायत की। ब्रह्म समाज 1828 ईस्वी में संस्थापक राजा राम मोहन राय ने हिंदी के महत्व को बताते हुए कहा कि इस देश की जो एकता के लिए हिंदी अनिवार्य है। एक अन्य जो है ब्रह्म समाजी केशव चंद्र सेन ने 1875 ईस्वी में लिखा कि हिंदी को अगर भारतवर्ष की एक जो है मातृभाषा बनाई जाए तो यह काम जो है सहज ही हो सकता है। आर्य समाज 1875 के जो संस्थापक दयानंद सरस्वती गुजराती और संस्कृत के अच्छे जो जानकार थे, फिर भी उन्होंने अपने धार्मिक व सामाजिक सुधारों से संबंधित विचारों को हिंदी में प्रचारित किया और साहित्य भी हिंदी में ही लिखा ताकि वह अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।